जिंदगी हमें वक्त बहुत कम देती है, वर्क बहुत ज़्यादा साथियों, इसलिए मेरा आपसे कहना है फिर न सिमटेगी मोहब्बत जो बिखर जाएगी, फिर न सिमटेगी मोहब्बत जो बिखर जाएगी, जिंदगी जुल्फ नहीं जो फिर से संवर जाएगी। थाम लो हाथ, थाम लो हाथ कसकर सफलता के दामन की, फिर न लौटेगी जिंदगी जो गुजर जाएगी। जी हाँ साथियों, फिर नहीं लौट सकती वो जिंदगी जो गुजर जाएगी, फिर नहीं मिलेगा वो लम्हा जो आपसे निकल जाएगा। साथियों, फिलहाल हमारे पास जो कुछ है यही है, ये ज़िंदगी एक ख्वाब है जिसे सजाने आए हैं, और हम ये बता दें आपको, हम बहुत कुछ आपके लिए एक बेहतरीन इस मंच पर बताने आए हैं साथियों। फिलहाल आज का स्क्रीन सजा है, आज का एपिसोड अलग है। मिहिर भोज की कहानी, राजा मिहिर भोज की कहानी हमारी जुबानी आज आप सुनने वाले हैं साथियों। फिलहाल हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप पूरे मनोवेग से हमारे साथ जुड़ेंगे साथियों। ये कहानी है उस सम्राट की जो 816 ईस्वी के आसपास जन्म लेगा, 816 ईस्वी के आसपास जिसका जन्म होगा साथियों, और जो 18 अक्टूबर 836 ईस्वी को सिंहासन पर बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा वो साथियों। हम उस राजा की कहानी आज बयां करने आए हैं, आपको जुबानी सुनाने आए हैं, जो देखिएगा 816 ईस्वी में जन्म लेता है और 836 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है, और जो कि अपनी राजधानी कन्नौज बनाता है साथियों। जी हाँ, आपको कुछ ना कुछ तो यादें आ ही जाएंगी अब। जिसकी राजधानी थी कन्नौज, जिसके पिता का नाम था रामभद्र, रामभद्र है पिता, और माता का नाम है अप्पा देवी, अप्पा देवी। और अगर पत्नी की बात करें साथियों, ये तो पिता हो गए और ये हो गई इनकी माता। तो अगर हम पत्नी के इनके बात करें, पत्नी चंद्र भट्टारिका, चंद्र भट्टारिका ये है इनकी पत्नी साथियों। तो इसका मतलब हुआ आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है साथियों। फिलहाल हम उस महान प्रतापी राजा की बात करने आए हैं। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी इतिहास के झरोखे से हम बताने आए हैं। ये मत सोचना कि ये केवल कहानी होगी, ये मत सोचना कि केवल एक कहानी है, इसे महसूस करना साथियों, ये वाकई में आपके एग्जाम की एक बहुत जीती जागती निशानी है। कई जगह आपके वनडे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा उद्देश्य केवल कहानी बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य इस कहानी को आपके जहन में उतार देना है। हमारा उद्देश्य इस कहानी को आप तक इस कदर पहुँचाना है कि इस कहानी फिर आपकी ज़िंदगी से कभी उतरे ना। जी हाँ साथियों, एक बहुत पुरानी बात आप समझ सकते हैं, 836 ईस्वी के आसपास की मैं बात करने वाला हूँ। अब शासन सत्ता हाथ में है मिहिर भोज के। मिहिर भोज का जो शासन क्षेत्र रहा है, मैं आपको लफ्जों में बयां करूं तो ध्यान देना साथियों, मध्य प्रदेश, यानी मैं अगर ये बात करूं इनका शासन क्षेत्र कहाँ रहा है और ये कहाँ से कहाँ तक शासन करते रहे हैं, तो शासन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इन्होंने सिंध से, यानी सिंध नदी से लेकर के नर्मदा तक इनका विस्तार था। इसका मतलब हम समझ सकते हैं पंजाब हरियाणा से लगाकर, पंजाब हरियाणा से लगाकर मध्य प्रदेश, यूपी, आपका राजस्थान, आपका गुजरात, ये सारे मामले महाराजा मिहिर भोज के अंतर्गत आएंगे। इसका मतलब एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य के मालिक थे ये, बहुत बड़े विशाल साम्राज्य पर अपनी सत्ता चला रहे थे। चाबी इनके हाथ में थी, बागडोर इनके हाथ में थी, क्या कह सकते हैं, कमान इनके हाथ में थी। मामला उस समय का बहुत ही पेचीदा था। समाज थोड़े से दुर्लभ अवस्था से गुजर रहा था, क्योंकि अरब आक्रमणकारी, जिन्हें मलेच्छ कहा गया साथियों, मैं आपको बताता चलूं, अरब आक्रमणकारियों को मलेच्छ कहा गया, जिसमें आप कह सकते हैं मुसलमान, तुर्की मुसलमान, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। उन मलेच्छों का आक्रमण हुआ करता था। शायद हमारे इतिहासकारों ने इन्हें मलेच्छ इसलिए कहा है, हम किसी संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा नहीं सकते हैं, और ना ही ये हमारा इतिहासकार, ना ही ये कंटेंट हमारा उन्हें ठेस पहुंचाएगा साथियों। मलेच्छ का मतलब जो बुरा है, जो गलत नीतियों से किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा है, उसे मलेच्छ कहा जा रहा है। शायद इतिहासकारों का मानना था ये बहुत ही गंदे मिजाज के लोग थे, इनके मिजाज गंदे थे, इनके वेशभूषा गंदे थे, इनका जो रूप रंग था वो भी काफ़ी भयानक और भद्दा दिखता था, अर्थात मैं कह सकता हूँ काफ़ी दिनों तक नहाते नहीं रहे होंगे। तो इसका तात्पर्य ये रहा कि हमारी भाषा, हम लोग कहते नहीं कि मलेच्छ, या देहाती भाषा में आप चले जाओ तो मलिच्छ वगैरह कहा करते हैं, तो मलेच्छ शायद ऐसा कुछ रहा होगा। फिलहाल जो भी था, मलेच्छों का आक्रमण हुआ करता था। और कहा जाता है जिस राजा की हम बात कर रहे हैं साथियों,
जिस महान प्रतापी राजा की हम बात कर रहे हैं, वाकई में ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक था। लड़ाई किस बात की है और किस मुद्दे पर लड़ाई है, इस पर भी फोकस हमारा होगा। अगर आप हमें शिद्दत से सुनेंगे तो बहुत कुछ आज हम आपको बताकर जाने वाले हैं साथियों। फिलहाल इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा है सम्राट मिहिर भोज, और इसने इन मलेच्छों को भगाने के लिए 40 से ज़्यादा युद्ध लड़े हैं साथियों, और कुल मिला जुला करके 49 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है साथियों। अब आप 49 वर्ष इसी में जोड़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब तक इनका शासन का दौर रहा। 49 वर्षों के शासन के बाद ये संन्यास लेते हैं और अपने पुत्र को राष्ट्रगद्दी सौंप देते हैं। फिलहाल ये इनके जीवन का वृत्तांत रहा एक छोटे लहजों में, लेकिन कहानी अभी बाकी है। कहानी अभी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। देखना जरा, हम कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा युद्ध लड़े इन्होंने उन आक्रमणकारियों से जो हमारे भारत को लूट लेना चाहते थे, जो हमारे भारत की तमाम विरासत, तमाम संपदा को मिटा देना चाहते थे। लूटने के इरादे से आए, राज करने के इरादे से आए, कई इरादे थे इनके, कई अभिलाषाएं थी हमारे भारत को मिटाने की, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ा शासक, प्रतापी शासक बैठा हुआ था भारत में। 40 से ज़्यादा युद्ध लड़े और रूह तक कपा दिया अरब आक्रमणकारियों का, रूह तक। और इसने कहा है, इतिहासकार कहते हैं कि इसने इतना डर पैदा कर दिया था कि इसके बाद 100 वर्षों तक आक्रमण करने को सोच भी नहीं सकते थे, और मुस्लिम आक्रमणकारी 100 वर्षों तक शांत रहे हैं। यानी भय इस कदर व्याप्त था कि कहानी बहुत कुछ बयां कर जाएगी मिहिर भोज की। अर्थात जब मैं हूं तब तो हूं, और जब मैं नहीं हूं, LIC जीवन बीमा की तरह, जब मैं नहीं हूं तब भी मेरा काम लगेगा, तब भी मैं आपकी जिंदगी में रूबरू हूँगा। अर्थात मेरा खौफ तब होगा जब मैं नहीं हूँगा। और यही हुआ, मिहिर भोज का खौफ तब भी रहा जब मिहिर भोज नहीं थे। अर्थात आगामी 100 वर्षों तक ये आक्रांताएं, ये शक्तियाँ जो हम पर विजय पाना चाहती थी, कांपती रहीं, जिनके रूह कांपते रहे। फिलहाल बाद में हुआ, उन्होंने आक्रमण किया, उन्होंने जीत हासिल की, हमारे ऊपर उन्होंने राज्य किया, वो अलग बातें रहीं। लेकिन अब यहाँ जरा ध्यान देना, तो 40 युद्ध हुए, 49 वर्षों तक शासन रहा इस महान शासक का। इस महान शासक ने वाकई में सोने का सिक्का चलाया था। सोने का सिक्का, तो ऐसा आप सोचोगे सर सोने का सिक्का तो सब चलाते थे, कोई बात नहीं। हमारे मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद, जो कि हमारे इतिहासकार हैं और हमारे साहित्य लिखने वाले हैं। इनकी जुबानी अगर हम बात करें तो इन्होंने भी कहा, इन्होंने अपने शब्दों में, अपने लफ्जों में ये बयां करने का प्रयास किया और कहा कि इस समय का जो कार्यकाल था, मिहिर भोज के समय का जो शासन व्यवस्था थी, वाकई में बहुत सजी धजी थी। यहाँ के लोग खुश थे। हर्षवर्धन के समय में जैसे लोग खुश थे ना, वैसे इनके भी समय में लोग खुश थे। समुद्रगुप्त के समय में जैसे पूरी प्रजा खुशहाल थी, धन संपदा बरस रही थी, वैसे यहाँ भी था। इसलिए इन्होंने इसकी तुलना, इस शासन प्रशासन की तुलना गुप्त वंश से कर डाली और कहा कि इस समय भी किसी के घर में ताले नहीं रखते थे, किसी के दरवाजे पर ताले लगाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी भी छोटे बड़े अपराध के लिए बड़े से बड़े दंड का प्रावधान किया गया था साथियों। यानी मिहिर भोज एक बहुत ही बेहतर शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे थे, बहुत ही बेहतर। देखना, तो सोने के सिक्के चलाने का मतलब यही था। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा एग्जामिनर कई बार हमसे पूछता है, इस सिक्के पर आदि बराह लिखा गया है। आदि बराह, इसका मतलब हुआ कि आदि बराह की उपाधि मिली थी किसे? आदि बराह की उपाधि मिली थी मिहिर भोज को, और जिसका मतलब है, जिससे पता चलता है ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। आदि बराह का फिगर मिलेगा, आदि बराह का फिगर का मतलब वो 4 भुजाओं वाला फिगर मिलेगा, और आदि बराह का चित्र मिलने का मतलब है, इसका अंकन होने से मतलब है, तात्पर्य है साथियों कि ये व्यक्ति वैष्णव धर्म का अनुयायी था। यानी आपका सनातन धर्म को मानने वाला था, उसकी सीमा को चरम तक पहुंचाने वाला था। ये बात हम नहीं कहते, इसके गवाह हैं, इसके साक्ष्य हैं, इसके प्रमाण हैं, और उन्हीं प्रमाणों को हमें सहेजना है साथियों, उन्हीं प्रमाणों को हमें लेना है। फिलहाल किसी भी कंटेंट को मैं चाहता हूं शिद्दत से जाए आपके पास, इसलिए उस कहानी को आपके रग में उतारना चाहता हूं। उस कहानी से आप बहुत कुछ सीखें ना सीखें वो अलग बात है, लेकिन हम उस कहानी को सीख जाएं, ये बड़ी बात है। देखना साथियों, तो सोने का सिक्का और ये आदि बराह, इनसे हमारा तात्पर्य जुड़ा रहा। शासन विस्तार की हमने बात कर ली। देखना, ये सारी कहानियाँ जहाँ मलेच्छों को भगाया, 49 वर्षों तक शासन रहा, 40 युद्धों का विजेता रहा ये, या 40 से ज़्यादा कह सकते हैं युद्ध लड़ा है मिहिर भोज ने। ये वही मिहिर भोज है जहाँ राष्ट्रकूटों का
प्रतिहार वंश से लगातार सैकड़ों वर्ष तक संघर्ष चला है, लेकिन पराजित किया है इसने। कृष्ण द्वितीय को नर्मदा नदी के किनारे हराने का काम किया था मिहिर भोज ने, जिससे प्रतिहार वंश के तमाम राजा लगातार राष्ट्रकूटों से हार रहे थे। लेकिन नहीं, जहां त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था वहां मिहिर भोज नहीं हारा है। मिहिर भोज ने अपने चमक को बिखेरा है और मिहिर भोज ने जीत हासिल की, राष्ट्रकूट को भी हराने का काम किया है। और इन 40 युद्धों से मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं कि वाकई में इसने मलेच्छों को पराजित किया, मलेच्छों को अपने भारत में आने ही नहीं दिया। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक की कहानी ठीक ठाक आपको समझ में आई। आज हम बता दें आपको इस महान प्रतापी शासक का जो कुछ किस्सा है, जो कुछ कहानी है, अब आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। हमारे यूपी का जिला है सहारनपुर। इसी सहारनपुर में 22 सितंबर, एग्जैक्ट डेट ना होगा तो लोकेशन सेट करिएगा साथियों, 22 सितंबर 2021 को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यहां पर एक मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया जाता है, यानी एक मूर्ति स्थापित की जाती है और उस मूर्ति के नीचे लिखा जाता है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। क्या लिखा जाता है साथियों? गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, ये लिखा जाता है। और ये लिखने का तात्पर्य हुआ कहानी बदल जाएगी। अब देखना होता क्या है, अब दो महत्वपूर्ण वंशों में, दो महत्वपूर्ण जातियों में, दो महत्वपूर्ण संप्रदाय तो नहीं कहेंगे, लेकिन दो महत्वपूर्ण जातियों में, दो महत्वपूर्ण गुटों में आपस में विवाद होता है। हमारे अपने सब भाई हैं और आपस में होता क्या है? विवाद। बहरहाल मनुष्यता सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो हम इस विवाद को बहुत दिल से नहीं लेंगे। मैं चाहता हूं कि इस बात आप तक पहुंचे। बस मुझे ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि ये विवाद गलत या सही है, लेकिन जो दिशा इतिहास की तरफ है मैं वो आपको बयां करता हूं। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखने के तात्पर्य से यहाँ विरोध होता है। यहाँ राजपूत यानी क्षत्रिय, जो कि क्षत्रिय हैं, उनका पूरा विरोध होता है। उन्होंने कहा कि ये गुर्जर हटाइए आप यहाँ से, केवल सम्राट मिहिर भोज लिखिए, प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखिए, चलेगा काम, लेकिन गुर्जर हटाइए। साथियों, ये गुर्जर नहीं थे। उनका कहने का तात्पर्य ये केवल राजपूत हैं, ये केवल राजपूत हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये गुर्जर नहीं है। विवाद गर्मा गया, विवाद गहराया, दोनों के बीच आज तक सुलह नहीं हो पाया। शायद आज भी, अभी वर्तमान अवस्था में, वर्तमान समय में, वर्तमान कार्यकाल में कह सकते हैं, अभी भी ये विवाद काफ़ी चरम पर है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस महत्वपूर्ण विवाद का लेखा जोखा, थोड़ा बहुत अपने शब्दों में अगर कोई त्रुटि होगी तो आप बिल्कुल दिल से लगाने का प्रयास मत कीजिएगा, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लेने का प्रयास कीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको चिन्हांकित करके आपके इतिहास के साक्ष्यों के आधार पर बताऊंगा। फिलहाल मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है किसी के मन को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की, हमारा केवल उद्देश्य है इस कंटेंट को आप तक पहुंचाने की। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ना ही हमने आपसे बार बार, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ये उल्लेख किया गया है कि ये चैनल केवल शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। दूर दूर तक किसी राजनीतिक मुद्दे से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे स्टूडेंट साथियों से, हमारे अपने भाइयों से ये मुद्दा, ये शेयर, ये बातें करने के लिए चैनल, यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कराया गया है और ये कंटेंट आपको दिया जा रहा है। साथियों फिलहाल देखना जरा, अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज से विवाद चालू हुआ। और इसमें होता क्या है, इसमें जो क्षत्रिय हैं, इसमें जो क्षत्रिय भाई हैं, उनका कहना है कि ये हमारे हैं, ये हमारे वंश से शुरुआत करते हैं। अर्थात इनका कहना है कि ये लक्ष्मण हमारे पूर्वज हैं और ये मानते हैं कि इस प्रतिहार वंश के संस्थापक रहे हैं लक्ष्मण जी, जबकि ऐसा उल्लेख नहीं है। इनका मानना है कि हमारे पूर्वज कौन थे? लक्ष्मण थे, और लक्ष्मण एक क्षत्रिय हैं। अतएव हम भी ये मान के चलें कि मिहिर भोज भी क्या है? क्षत्रिय हैं। अभी बात थोड़ा सा देखना, ये कैलकुलेशन जो मैं करके आपको दे रहा हूं, इसका तात्पर्य सीधा सीधा है कि हाँ, इनका ऐसा मानना है। देखना, क्षत्रिय जो समाज है, इसका दावा है, क्षत्रिय समाज का दावा है कि ये राजपूत हैं और राजपूतों का कार्यकाल 700 ईस्वी से लगाकर 1200 ईस्वी तक रहा है। और इसका मतलब हुआ, अगर राजपूतों का कार्यकाल, किसका साथियों? राजपूतों का। अगर राजपूतों का कार्यकाल हम लोग 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक मानने के लिए तैयार हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि 836 ईस्वी पर शासन करने वाला व्यक्ति भी राजपूत ही होगा, क्षत्रिय होगा। ये इनका मुद्दा है। बिल्कुल इनकी भी सोच लाजमी है, इनका भी तर्क लाजमी है।
क्योंकि इतिहास गवाह है, जो चीज़ें प्रमाण के साथ मैं दूंगा, और जो कोई भी जाति संप्रदाय अगर किसी भी चीज़ को प्रमाण के साथ रखेगी तो मानना पड़ेगा। फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, देखना जरा। तो 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच का मामला राजपूतों का रहा है, इसके प्रमाण है, ऐसे कोई मुँह जवानी नहीं कह रहा है, आप समझना, यानी कोई मौखिक रूप से इसका उच्चारण नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो एक रचना है चंद्रबरदाई जी की। इसमें कहा गया है कि माउंट आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड यानी एक यज्ञ का आयोजन किया गया था वशिष्ठ ऋषि द्वारा, और उसमें से 4 लोगों का प्रादुर्भाव हुआ था। जैसे एक तो परमार आए, एक तो प्रतिहार आए साथियों, परमार, प्रतिहार, और एक चौहान आए, और एक चालुक्य आए साथियों, चालुक्य आए। और इन चारों को राजपूत कहा गया। इन चारों को क्या कहा गया? राजपूत कहा गया, जिनका शासन पीरियड हमारे इतिहास में 700 ईस्वी से लगा के 1200 ईस्वी तक रहा। ये जो प्रमाण है, इस प्रमाण के साथ हमारे क्षत्रिय समाज के भाई अपने मुद्दे को विशेषकर तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका कहना है वाकई में कि ये हमारे पूर्वज हैं, अर्थात हमारे वंश से ताल्लुकात रखते हैं। फिलहाल जो कुछ भी हो आप समझदार हैं, मेरा केवल दृष्टिकोण है आप तक पहुंचाएं बातों को, देखना। तो इनका ये लेखा जोखा रहा, इस साक्ष्य के आधार पर ये अपनी बात रख रहे हैं। और देखना, उन्होंने कहा कि गुर्जर कोई जाति नहीं थी, गुर्जर केवल एक स्थान का नाम था, केवल एक स्थान का नाम था, गुर्जर केवल स्थान का नाम था। अब बताना जरा, इसका कोई प्रमाण इनके पास है क्या? गुर्जर केवल एक स्थान का नाम था, इनका कहने का मतलब गुर्जर कोई जाति नहीं थी, गुर्जर एक स्थान का नाम था। मिहिर भोज जहां शासन करते थे, जितनी दूरी पर शासन करते थे, उस पूरे स्थान का नाम गुर्जर था। लेकिन गुर्जरों का दावा है नहीं, गुर्जर एक जाति थी, गुर्जर एक स्थान भी था, लेकिन गुर्जर जाति भी थी, गुर्जर देश पर रहने वाली जाति का नाम गुर्जर था। फिलहाल देखो जरा, तो गुर्जर केवल एक स्थान का नाम था, इनका मानना है। क्षत्रिय संप्रदाय का मानना है, क्षत्रियों का मानना है कि ये हमारे राजपूत हैं, और इनके साक्ष्य हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं। ये गुर्जर केवल एक स्थान का नाम था, ये इनका कहना है। लेकिन देखिएगा, अब गुर्जर संप्रदाय का क्या कहना है, गुर्जर समाज का क्या कहना है साथियों। अब गुर्जर समाज का दावा है, गुर्जर समाज का कहना है, इनका दावा है, इनका दावा क्या है कि इनका मुख्य नाम भोज था, मुख्य नाम भोज था। आप भी याद रखेंगे, करेक्ट बात है, मुख्य नाम भोज था। ये पता चलता है किस अभिलेख से? ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख इसका गवाह है, ग्वालियर अभिलेख इसका गवाह है। और मिहिर भोज आप याद रखेंगे, इसी ग्वालियर में एक तेली मंदिर बनवाया गया है। तेली मंदिर, अगर कभी पूछा जाए तेली का मंदिर तो कहाँ मिलेगा, ग्वालियर में किसने बनवाया था? आप कहिएगा साथियों, मिहिर भोज ने ग्वालियर में तेली का मंदिर बनवाया है। और ग्वालियर अभिलेख से बात पता चलती है, ये दावा होता है कि इनका मुख्य जो नाम था भोज था साथियों, मुख्य नाम भोज था। इनके बारे में स्कंद पुराण में भी साक्ष्य है, स्कंद पुराण भी गवाह है। स्कंद पुराण का प्रभास खंड, स्कंद पुराण का प्रभास खंड इनके बारे में बयां करता है साथियों। किसके बारे में? मिहिर भोज के बारे में बहुत कुछ बताने का प्रयास करता है, वहां भी इनके शासन व्यवस्था के बारे में बात की गई है। फिलहाल देखना, अगर हम बात करें, अल मसूदी का नाम आपने सुना होगा। अल मसूदी 915 ईस्वी में बगदाद से चलकर हमारे भारत आता है। 915 ईस्वी में बगदाद से चलकर हमारे भारत आता है, इसका भी जिक्र हम अपने कई एपिसोडों में कर चुके हैं। 915 ईस्वी में आता है। इसने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम ध्यान दीजिए, मिराजुल जहाब। मिराजुल जहाब किसकी पुस्तक है? अल मसूदी की। अल मसूदी कहता है कि महाराजा मिहिर भोज, देखिए इसने कुछ और लिखा नहीं है, महाराजा मिहिर भोज की शासन व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी, किसी के घर में ताले नहीं लगाए जाते थे। और बात इसने की, इनके पास 8 लाख से अधिक पैदल सैनिक थे, 1 लाख से ज़्यादा घुड़सवार थे, बाकी अन्य तमाम प्रकार के सैनिकों की भरमार थी। और सबसे बड़ा दुश्मन था किसका? मुस्लिम आक्रमणकारियों का। मुस्लिम आक्रमणकारियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? सबसे बड़ा दुश्मन बोला है किसने? अल मसूदी ने। किसे? सम्राट मिहिर भोज को। अल मसूदी ने ही कहा है
कि सम्राट मीर भोज के पास इतनी ज़्यादा सैन्य शक्ति है कि किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के पास वो ताकत नहीं है कि इसे हरा सके, और तमाम लोग इससे पराजित हो गए। ये बात बोला किसने? अल मसूदी ने कहा कि इस तरीके का मामला था। फिलहाल देखिए, जो गुर्जर साम्राज्य का समाज का जो दावा है, जो साक्ष्य, उसमें सबसे बड़ा दावा देखिए ये करते हैं इस प्रमाण से। 815 ईस्वी में सुलेमान आया था, ये भी अरबी था। सुलेमान आया था और इसने कहा, सुलेमान कहा कि मीर भोज कौन है? गुर्जरों का राजा है। देखो ये चीज, ये किसने बोला है? सुलेमान ने कहा है कि मीर भोज गुर्जरों का राजा है। ये दावा इनका अभी ही मजबूत होता है। अब ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो गुर्जरों का राजा है, इसका मतलब गुर्जर कोई है, जबकि क्षत्रिय समाज कहता है गुर्जर क्यों है? कोई नहीं है। लेकिन इनका कहना नहीं, गुर्जर तो कोई है, क्योंकि सुलेमान ऐसा कहता ना, बाहरी यात्री आकर के इस तरीके की बातें क्यों करेगा? अब देखो कितना सही कितना गलत, इस पर अब प्रमाण जाने, हाई कोर्ट जाने, वो तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, हमारे अपने हैं। तो गुर्जरों का राजा बोला, ये चीज़ आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया कि सुलेमान को गुर्जरों का राजा किसने कहा साथियों? इसने ही कहा। और देखना एक साक्ष्य इनके पास और है, वो है जो इनके राजा होंगे आगे चल करके महीपाल। महीपाल के दरबार में एक कवि रहेगा जिसका नाम है कवि पंप। कवि पंप, कवि पंप ने इसे क्या कहा है? गुर्जर राजा। देखिए, कवि पंप ने इसे गुर्जर राजा कह के संबोधित किया है। तो ध्यान देना, जो गुर्जर समाज के भाई बहन हैं, जो गुर्जर समाज के लोग हैं, उनके पास साक्ष्य के रूप में ये चीजें हैं, उनके पास साक्ष्य के रूप में ये है, वो अपना दावा यहां से मजबूती के साथ उतार रहे हैं, और क्षत्रिय समाज के लोग इन पर अपना दावा ठोक रहे हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, और वाकई में ये क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। जबकि गुर्जरों का दावा है कि राजपूत भले ही सही, लेकिन ये हमारे हैं, हम वाकई में गुर्जर हैं। और इन्होंने बताया है, किसने? सुलेमान ने कहा ये गुर्जरों का राजा है, और कवि पंप ने भी कहा ये गुर्जरों का राजा है। खैर जो भी है, ये मैं ही नहीं कह सकता कि किस तरीके की भावनाएं हैं। और मैं अगर चाहूं तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये मूर्ति पूरी तरीके से पुनः इसी नाम से संचालित कर दी जाए, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के नाम से, तो वाकई विवाद खत्म हो जाएंगे। फिलहाल ये विवाद इतना छोटा मुद्दा नहीं, जितने छोटे लफ्जों में हमने बयां कर दिया। और ये चाहेंगे हम कि बहुत ही जल्दी इस मुद्दे पर विचार विमर्श होकर के शांति हो हमारे अपने भाइयों में, अपने हिंदुस्तानियों में। सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, फिर इसके बाद देखा जाए कि क्या क्या हैं हम। लेकिन यहाँ ये बात क्लियर है कि जो विवाद का कारण है और उस विवाद के मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है, इसको तो सरकार और हाई कोर्ट या हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं जाने, जिनके बीच में ये मुद्दे हैं, जिनके बीच में विचार विमर्श किए जा रहे हैं। बड़े बड़े इतिहासकारों का तर्क, ये तो हमने छोटा सा तर्क रखा है, बड़े बड़े इतिहासकारों के तर्क भी हैं जो कि हो सकता है हाई कोर्ट में प्रोवाइड कराए गए हों, और उन तमाम मामलों को देखते हुए इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल उस पर बातों को हटाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, वाकई में जिस राजा की बात की हमने, निष्कर्ष क्या निकलता है? बहुत ही महान और प्रतापी शासक था। वाकई में इसने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कार्य किया। दूसरी चीज़ ये कि हमारे देश की आबरू को, हमारे देश की संप्रदाय को, हमारे देश की प्रभुता को बचाने के लिए इसने लगातार कितने युद्ध लड़े साथियों। 49 वर्ष के शासनकाल में 40 युद्ध तो यहीं लड़ गया है, बाकी राष्ट्रकूटों से भी लड़ा है। इसका मतलब पूरी जिंदगानी बीत गई इसी लड़ाई में। वाकई में बहुत ही प्रतापी शासक रहे। कुछ भी हो, आप इस समाज के उस समाज के इससे क्या लेना देना फिलहाल, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, वाकई में हमारे स्टूडेंट साथियों के लिए ये इतनी बातें बहुत ही ज़रूरी थीं, जिनको हम आप तक पहुँचाने के लिए आज इस एपिसोड को कह सकते हैं लॉन्च किए हैं साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हम मान के चलते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। फिलहाल ये कंटेंट आपको कैसा लगा और ये कहानी आपको मीर भोज की कैसी लगी है साथियों, फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।